है ना। तो पिछली क्लास में आप पढ़ रहे थे कि कैसे हम दशमलव संख्याओं की गुणा एवं भाग करते हैं। ठीक है, गुणा तो आपका कंप्लीट हो गया था, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा तो आपने कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ भाग बचा था, है ना। डिवीजन बचा हुआ था, तो वो हमें करना। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर डिवीजन से। चलिए, सो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि पिछली क्लास में आपने ऐसी संख्याएं देखी होंगी, कैसी कि जैसे 1.456 को भाग करना है 25 से, है ना, या 19.72 को भाग करना है 5 से। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ दशमलव कहाँ था? ऊपर था, अंश में था। जो आपने पिछली क्लास में सवाल किए थे वो इस तरीके के सवाल किए थे जिसमें दशमलव सिर्फ ऊपर था। ऊपर से मेरा मतलब है, ऊपर से मेरा मतलब है कि अंश में था, है ना। भाग के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है सिर्फ उसमें दशमलव लगा हुआ था, नीचे दशमलव नहीं था। जैसे 25 में दशमलव नहीं है, 5 में दशमलव नहीं है। आज हम समझेंगे ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऊपर भी दशमलव हो और नीचे भी दशमलव हो। जैसे मैं आपसे कहूं 1.562 को भाग करो 4.672 से, मतलब ऊपर भी दशमलव नीचे भी दशमलव। इस तरीके की संख्याओं को हम कैसे भाग करते हैं तो वो हम समझेंगे। चलो एक सवाल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 6.25 को भाग करो 0.25 से। 6.25 को भाग करो 0.25 से। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप ये देखो दशमलव के बाद ऊपर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक हैं और दशमलव के बाद नीचे कितने अंक हैं? नीचे भी 2 अंक हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी दशमलव के बाद ऊपर भी यानी अंश में भी, नीचे यानी हर में भी, अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है, जैसे ऊपर अंश में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। नीचे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो सीधा मैं दशमलव से दशमलव काट सकता हूं। समझ में आया मैंने क्या किया? अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है, अंश में भी और हर में भी, जैसे दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक हैं और दशमलव के बाद नीचे भी 2 अंक हैं, तो सीधा मैं दशमलव से दशमलव काट दूंगा। ये बन गया 625/25। और फिर आप 625 को जब 25 से भाग करोगे, 625 को जब 25 से भाग करोगे तो ये होगा 25 दूनी 50, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 1 और 5 इधर से, 25 पंजे 125। तो आपका आंसर क्या आया? 25। समझ में आया? ठीक है, अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है तो सीधा दशमलव से दशमलव कट जाता है। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मैं कहूं 2.25 को भाग करो 0.15 से। सभी लोग करके बताएं मुझे। 2.25 को 0.15 से भाग करना है तो मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मुझे दशमलव को हटाना है। अब मैं ऊपर देखूंगा दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक है। नीचे दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है तो मैं दशमलव से दशमलव काट दूंगा। मैं दशमलव से दशमलव काट दूंगा। तो ये क्या बन गया? 225/15। और जब आप 225 को 15 से भाग करोगे, करके देखना आप लोग, आपको कितना मिलेगा? 15 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो वो बात हुई कि अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है तो हमें कैसे करना है। पर अगर मान लो मैं कहूं कि 2.25 को भाग करो 1.5 से। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो, ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। नीचे दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है। ऊपर यानी अंश में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, नीचे यानी हर में दशमलव के बाद 1 अंक है। यानी अंकों की संख्या अब बराबर नहीं है। दशमलव के बाद ऊपर 2 है, नीचे 1 है। तो मैं इनको बराबर करूंगा। कैसे करूंगा?
बताओ, कोई बताएगा कैसे कर सकता हूं मैं बराबर? बताइए, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि मैं दशमलव? ओके, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है, कुकू गोस्वामी नाम से जो स्टूडेंट है, जीरो। जीरो कहाँ लगाऊंगा मैं? आपने सही बताया है, जीरो लगाऊंगा मैं, लेकिन कहाँ लगाऊंगा जीरो? ऊपर या नीचे? अंश में या हर में? सर नीचे। नीचे, वेरी गुड। नीचे क्यों लगाऊंगा? क्योंकि नीचे ही तो कमी है। नीचे एक अंक है, ऊपर दो अंक है, तो मैं नीचे एक जीरो लगा दूंगा। और आपको पता है कि किसी भी दशमलव वाली संख्या के अंत में अगर जीरो आ रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने जीरो लगा दी। ये रहेगा अब भी 1.5 ही, ठीक है। अब देखो, ऊपर भी दशमलव के बाद दो अंक हैं, नीचे भी दशमलव के बाद दो अंक हैं। अब मैं सीधा दशमलव से दशमलव हटा दूंगा, तो ये बन गया 225/150। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 से कट जाएगा। 5 तिया 15, जीरो। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, दोबारा 5 से कट जाएगा। 5 निम 45, 5 छिक 23। अभी 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो ये क्या बच गया अब यहाँ पर? 3/2। और जब 3 को 2 से भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। सबसे पहला काम, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होनी चाहिए, अंश में भी और हर में भी। अगर बराबर नहीं है तो जीरो की हेल्प ले लो और उसको बराबर बना दो। अगर सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। अगर सबको समझ में आ गया है तो सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, फिर एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो एक सवाल है, 8.64 को भाग करना है 0.24 से। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूं। ओके, पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर आप टिक करके वोट कर दीजिए। सभी को आंसर करना है पोल में, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोगों को। और जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं, करण सर नहीं, पंकज सर, सॉरी, पंकज सर आज छुट्टी पर है। ठीक है, तो उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूँ। अगली क्लास में वही आपकी क्लास आकर कंप्लीट करेंगे। यस, सभी लोग इसको सॉल्व करें जल्दी से। पोल में आंसर करना है सभी को। सबसे पहले चेक करो, ऊपर दशमलव के बाद दो अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद दो अंक है। तो उसके बाद मैं अब आगे बता दूंगा, तो फिर तो इसके बाद आप खुद करो। 1 मिनट है आपके पास, सभी लोगों के पास। सभी लोग सॉल्व करें। अपनी कॉपी में सबसे पहले सॉल्व करिए सभी लोग, उसके बाद पोल में आकर आंसर दें। मुझे सभी लोगों का आंसर पोल में चाहिए, सबका, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी का। कॉपी चेक करूंगा मैं, फिर उसके बाद सबको कॉपी में सॉल्व करना है, उसके बाद पोल में आंसर करना है सभी को। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड। एक बच्चे का आंसर आना बाकी है। ठीक है, सबका आंसर आ चुका है। ओके, तो अगर मैं ध्यान से मैं देखूं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। ऊपर कितनी है दशमलव के बाद अंक, अंश में, और हर में कितने हैं। तो अंश में दशमलव के बाद दो अंक हैं, अंश में
दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, ठीक है। और हर में भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक है। तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है तो मैं दशमलव से दशमलव काट दूंगा, तो मेरे पास कितना बचा ये? 864/24, ठीक है। अब ये अगर मैं ध्यान दूं इस पर, तो ये किससे कट सकता है? सीधा मैं इसको 4 से काट सकता हूँ, ठीक है। 4 छिक 24 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिक 24। अब 216 को 6 से भाग कर लो। 216 को 6 से भाग करोगे तो 6 तिया 18, 11 में से 8 गया, 3 बचा, यहाँ पर 0 तो मैंने नहीं लिखा, 6 का 6 ऐसे कैसे ही, और 6 छिक 36। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आया? 36, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 2 बच्चों का गलत था, बाकी सबका सही था। बताओ समझ में आया जिनका गलत था? सभी लोग बता दो, चलो सबको समझ आ गया तो यस टाइप कर दो। सभी लोग, सबको समझ आ गया तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी कि हम दशमलव संख्याओं की गुणा और भाग कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। अच्छा, कौन बताएगा मुझे? कोई स्टूडेंट ऐसा जो मुझे बता सके कि क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? जो बताना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर लो। कोई ऐसा स्टूडेंट जो माइक ऑन करके बताना चाहे कि क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, हैंड रेज कर लो अपना। अच्छा, किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, कोई भी नहीं बताना चाहता? देखो मैं ये नहीं कह रहा सही ही बताना है, गलत ही बता दो, कोई बात नहीं, सही तो मैं बता ही दूंगा। कोई भी स्टूडेंट बताना चाहता है क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? किसी को जो नहीं पी पता? क्याऊ के रूप में हो। अच्छा, दोबारा बोलेंगे जरा। जो पी बटे क्याऊ के रूप में हो। पी बटे क्यू के रूप में हो, अच्छा, बस इतना ही, इसके अलावा? चलो देखो, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं ना, इनको हम 3 लाइन में कह सकते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। 3 पॉइंट में हम इनको परिभाषित कर सकते हैं। एक तो पहला पॉइंट ये है कि ऐसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप में, p बटे क्यू के रूप में हो, जो अभी अभी एक स्टूडेंट ने बताया, वेरी गुड। सिर्फ इतना ही नहीं, परिमेय संख्या में आपको 2 चीजें और हमेशा याद रखनी है कि p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p तथा q पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी चीज, जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या, अच्छा इंग्लिश में भी बताना है, ठीक है बता देता हूं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, जहां p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स हो, और जो q है वो 0 ना हो, ठीक है। पूर्णांक को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। अगर कोई संख्या ये तीनों चीजों को, अगर कोई नंबर इन तीनों चीजों को फॉलो कर रहा है, इन तीनों चीजों का अनुसरण कर रहा है, तो वो परिमेय संख्या होती है। समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे? ये 3 पॉइंट्स उनको बताओगे जो आपसे पूछे। आप क्या क्या बताओगे? पहले आप बोलोगे कि ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसको हम p अपॉन क्यू या p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, जहां p और q दोनों इंटीजर्स या पूर्णांक हों, और जो q है वो 0 ना हो। जैसे पहले पहले ये बताओ, आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं? सभी लोग बताइए, पूर्णांक सबको पता है क्या होते हैं? मैं एक बार पूर्णांक आपको याद दिला देता हूं, हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो, ठीक है। तो पूर्णांक या इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक या इंटीजर्स होते हैं सारी ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्या, इनसे मिलकर हमारे क्या बनते हैं? पूर्णांक बनते हैं।
जैसे -3, -4, -5, इस तरीके के, है ना, 0 और 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, मेरे पूर्णांक हैं। इनका जो समूह है, यस, इनका जो समूह है इनको क्या बोलते हैं, हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या के समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं या इंटीजर्स बोलते हैं। तो सारे नेगेटिव नंबर 0 और सारे पॉजिटिव नंबर, सारी ऋणात्मक संख्या 0 धनात्मक संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं, हम पूर्णांक बोलते हैं। ये सबको पता है ना, ये चीज सबको पता है पूर्णांक क्या होते हैं। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है परिमेय संख्याओं को समझने के लिए। ठीक है, चलो, तो बहुत अच्छी बात है। तो पी और क्यू क्या होने चाहिए, पी और क्यू इन संख्याओं में से कुछ होना चाहिए, है ना। या तो पी और क्यू कोई ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए, या पी जो है वो 0 हो सकता है लेकिन क्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और या फिर पी तथा क्यू धनात्मक होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है वो जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको समझते हैं एक उदाहरण की हेल्प से, एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया 2/5। तो अब हम इसको चेक करते हैं एक एक करके। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो P/Q यानी P/Q जैसी दिखे। दूसरा पॉइंट, P तथा Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक या इंटीजर्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो Q है वो 0 ना हो। अब चेक करते हैं। सबसे पहली चीज, क्या 2/5 P/Q जैसा है, सभी लोग बताओ, क्या 2/5 P/Q जैसा दिख रहा है ना। देखो P/Q में ऊपर कुछ है, फिर बीच में बटे का निशान है, फिर नीचे क्यू है। ऐसे ही 2/5 है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, फिर बटे का निशान है और नीचे 5 लिखा हुआ है। जैसे हम इंसान होते हैं, सभी इंसानों के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, एक नाक होती है ना, लेकिन शक्ल सबकी अलग अलग होती है। इसी तरीके से ये P/Q और ये है। ठीक है, बटे के ऊपर कुछ होगा, बटे के नीचे कुछ होगा, लेकिन जो संख्याएं हैं वो अलग अलग होगी। जैसे 2/5 हो गया या 1/5 हो गया, ये दिख तो P/Q जैसे ही रहे हैं, बस संख्याएं ऊपर कुछ है नीचे कुछ है। ठीक है, वो अलग अलग हो सकती है। तो ये चीज समझ में आई, P/Q जैसा दिखने का मतलब क्या है, कि एक बटे का निशान हो, ऊपर कुछ लिखा हो, नीचे कुछ लिखा हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ कि P/Q जैसी दिख रही है। दूसरा पॉइंट, P तथा Q पूर्णांक या इंटीजर्स होने चाहिए। तो आप चेक करो, क्या P तथा Q यानी 2 और 5, P और Q क्या है, यहाँ पर P क्या है 2, Q क्या है 5, तो क्या 2 और 5 पूर्णांक हैं, क्या 2 और 5 पूर्णांक हैं। अगर हैं तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो नो टाइप कर दो। कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं है, वो नो टाइप कर दो। जितने बच्चे कह रहे हैं है, वो वाई टाइप कर दो। अभी अभी मैंने बताया था पूर्णांक क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो 2 और 5 दोनों पूर्णांक भी हैं, यानी P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी हमारा सही है। बहुत अच्छे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट कहता है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर Q 0 है, क्या यहाँ पर 2/5 में Q 0 है, नहीं है ना। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी हमारा सही है। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जो बराबर का निशान लगा के काटा है मैंने, इसका मतलब है बराबर नहीं। ठीक है, क्यू बराबर नहीं है 0 के। तो ठीक है, यहाँ पर क्यू बराबर नहीं है 0 के, इसलिए मैं कह दूंगा 2/5 एक परिमेय संख्या है। तो सबको समझ में आया कैसे आपको परिमेय संख्या चेक करनी है, सभी लोग बताओ, सबको समझ में आया कि कैसे हम परिमेय संख्याओं को चेक करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको चेक करने होते हैं। पहला पॉइंट कि P/Q जैसी दिखे, दूसरा पॉइंट P तथा Q दोनों पूर्णांक हों, और तीसरा पॉइंट जो Q है वो 0 ना हो। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइए, क्या 4 एक परिमेय संख्या है।
बताइए, क्या 4 एक परिमेय संख्या है? अच्छा, सभी लोग बोल रहे हैं यस 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 यस। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बोलना चाहता है नो? कैसे हो जाएगी ये परिमेय संख्या? कहां से है ये परिमेय संख्या? पी बटे क्यू तो जैसे ये दिख ही नहीं रही। यस, दक्ष गोस्वामी नाम से जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने एकदम सही उत्तर दिया है 4/1। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं? मैं 4 को क्या लिख सकता हूं? सभी लोग बताएंगे। 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक को जब 4 को जब 1 से भाग देंगे तो 4 ही तो आएगा, इसलिए मैंने 4 को लिख लिया 4/1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, लिख लिया। तो इसके बाद पहला पॉइंट कहता है कि ये संख्या p/q जैसी दिखनी चाहिए। तो ये p/q जैसी दिख रही है? दिख रही है सभी को p/q जैसी? जल्दी बताओ। ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ है, बीच में बटे का निशान है। p/q भी तो ऐसा ही है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ है, बीच में बटे का निशान है, तो p/q जैसी दिख रही है। बहुत अच्छी बात है। तो पहला पॉइंट हमारा राइट। दूसरा पॉइंट कहता है कि p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये जो 4 और 1 है, 4 और 1 दोनों पूर्णांक हैं। क्या 4 और 1 यानी p और q दोनों पूर्णांक हैं? बताओ, हैं? अगर हैं तो y टाइप कर दो, नहीं है तो नो टाइप कर दो। हैं। हमारे पूर्णांक क्या होते हैं? अभी बताया तो था, सारी ऋणात्मक संख्या -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4, ये आगे चलती रहती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो आप ध्यान दो, 4 और 1 दोनों पूर्णांक हैं, है ना? 4 और 1 दोनों पूर्णांक हैं। बहुत अच्छे। चलो, दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ कि 4 और 1 दोनों पूर्णांक। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो क्यू है, यानी जो नीचे लिखा हुआ है क्यू, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप चेक करो, जो नीचे लिखा हुआ है क्या वो 0 है? नहीं है, 1 है। वो तो 1 है, 0 थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी फॉलो हो गया। तो इसलिए मैं कहूंगा कि 4 जो है एक परिमेय संख्या है। 4 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से हमने ये चीज सीख ली है कि जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, ये सभी पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सबको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1, है ना? 0 को 0/1, -1 को 1/1, तो इन सबको नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो ये सब हमारे पूर्ण परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q जैसी भी दिख रही है। p तथा q दोनों पूर्णांक भी हैं, और जो q है वो 0 नहीं है। इसलिए सभी पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती है। इसी तरीके से सभी प्राकृतिक संख्याएं भी हमारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याएं मतलब, जैसे मैं कहूं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 5, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अगर मैं इनके नीचे बटे में 1 लगा दूं तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो ये देख लो, ये सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी p/q जैसी भी दिख रही है। ठीक है, p तथा q दोनों पूर्णांक या इंटीजर्स भी हैं, और जो q है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सारी प्राकृतिक संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां से हमने ये सीखा कि सारी प्राकृतिक संख्या, सारी प्राकृतिक संख्या, सारी पूर्ण संख्या, और सारे पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक। ठीक है, और सभी पूर्णांक, ये सब क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होते हैं। परिमेय संख्या होते हैं। तो बताओ, ये पॉइंट सबको समझ में आया? ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, और जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, सब के सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, कैसे हैं ये मैं आपको अभी बता चुका हूं, क्योंकि सबके नीचे आप बटे में 1 लगा दो, वो p/q जैसे दिखेंगे। p तथा q दोनों पूर्णांक होंगे, और जो q है वो 0 नहीं। ठीक है, चलो अब मेरा आपसे एक और सवाल है। मेरा आपसे एक और सवाल है, यही पूछ लेता हूं मैं उस सवाल को। मेरा सवाल ये है
मेरा सवाल ये है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? जिन्हें लगता है वो वाई टाइप करो, जिन्हें लगता है नहीं है वो नो टाइप करो। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? बताइए भाई सभी लोग, क्या हुआ? क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? कैसे है वो भी देखो। मैं जीरो को क्या लिख सकता हूं? यस, वेरी गुड। मैं जीरो को क्या लिख सकता हूं? 0/1। ठीक है। अब ये 0/1 p/q जैसा दिख रहा है। ठीक है। 0 और 1 दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी ठीक हो गया। और तीसरा पॉइंट कह रहा है जो क्यों है वो जीरो ना हो। तो क्यों मतलब नीचे जो लिखा है वो जीरो ना हो। नीचे जो लिखा है वो जीरो नहीं है, वो तो एक है। ठीक है, इसीलिए जीरो भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। तो हमेशा याद रखना, 0/1 क्या है? परिमेय संख्या है। 0/1 क्या है? परिमेय संख्या है। ओके, ये चीज बताओ, सबको समझ आई कि 0/1 परिमेय संख्या है कैसे है? रीजन सबको समझ में आया? मैंने जीरो को 0/1 लिख लिया, फिर मैंने ये जो 3 पॉइंट हैं इनसे इनको चेक किया, और जब आपने चेक किया तो आपने पाया ये तीनों पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं यहां पर। तो इसलिए 0/1 परिमेय संख्या है। ओके, चलो बहुत अच्छे। अब मेरा एक और सवाल है आपसे। क्या √5, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? क्या √5 है ना, वर्ग स्क्वायर रूट यानी, हाँ जी, हाँ, √5 क्या परिमेय संख्या है? ओके, बाकी लोग बताइए। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है नहीं है? मुझे इंतजार है ऐसे स्टूडेंट का। है? अच्छा, रुपेश बताओगे कैसे है? कैसे है ये परिमेय संख्या? आपने ये तीनों पॉइंट्स चेक किए इसके साथ? देखो, सबसे पहली चीज, मैं √5 को √5/1 लिख सकता हूं। मैं √5 को √5/1 लिख सकता हूं। तो ये p/q जैसा दिख रहा है। ये p/q जैसा दिख रहा है। ठीक है, चलो, तो ये बात हमारी सही साबित हो गई कि ये p/q जैसा दिख रहा है। आप मुझे ये बताओ, क्या यहां पर p और q दोनों पूर्णांक हैं? क्या √5 पूर्णांक होता है? क्या यहां पर p तथा q दोनों पूर्णांक हैं? जो ऊपर √5 मतलब √5 और 1, क्या ये दोनों पूर्णांक हैं? एक तो है, एक तो पूर्णांक है, इंटीजर है। क्या √5 इंटीजर है? आप लोग ही बताओ। नहीं है ना, √5 तो इंटीजर है ही नहीं। तो जब √5 इंटीजर है ही नहीं, पूर्णांक है ही नहीं, तो मतलब ये जो दूसरा पॉइंट है ये हमारा गलत साबित हो गया। और अगर इन 3 पॉइंट में से एक भी पॉइंट हमारा गलत साबित हो चुका है तो हम कह देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है ये परिमेय संख्या? क्योंकि जब आपने इसको √5 को √5/1 लिखा, तो आपने यहां पर ध्यान दिया होगा कि √5 जो है वो पूर्णांक नहीं है। √5 पूर्णांक नहीं है, और जब √5 पूर्णांक है ही नहीं तो हम इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते। ये पॉइंट सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। इसी तरीके से √7 भी नहीं है ना। √13 भी परिमेय संख्या नहीं है। √17, √15, √14, √11, √12, ये सब परिमेय संख्याएं नहीं है। लेकिन अब मेरा आपसे एक और सवाल है। मेरा आपसे एक और सवाल है, और मेरा सवाल अब ये है कि क्या √4 परिमेय संख्या है? क्या √4 परिमेय संख्या है? ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको अंतर समझ में आ जाए। क्या √4 परिमेय संख्या है?
यस है, ओके। कैसे है? √4 लिख देता हूं मैं यहां पर। ओके, नहीं है। ये तो है यार परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √4 का मान कितना होता है? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल क्या होता है बताओ? 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसी तरीके से √9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है। √16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ये सब तो हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं, 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं। तो ये सब तो है ना परिमेय संख्या। अंतर समझ रहे हो? यानी जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, है ना, जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो तो परिमेय संख्या होंगी। जैसे 4 का वर्गमूल 2 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 25 का वर्गमूल 5 आ गया। इसको मैंने 5/1 लिख दिया। तो ये सब तो मेरी परिमेय संख्या है। लेकिन जिनका हम नहीं निकाल सकते, जैसे √17, इसका 17 का वर्गमूल आपको पता है क्या? नहीं पता। 17 का वर्गमूल निकालना इतना आसान नहीं है, हमें नहीं पता। ठीक है, नहीं पता तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अंतर समझ में आया? आपको जब भी रूट में कोई संख्या लिखी दिखे तो आप सबसे पहले देखो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या वो पूर्ण वर्ग है वो संख्या। अगर है तो वो परिमेय संख्या होगी, और अगर नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम परिमेय संख्याओं को पहचानते हैं। ठीक है, पक्की बात है। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके परिमेय संख्याओं को जो डिफाइन करते हैं, जो परिभाषित करते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है परिमेय संख्याओं को पहचानते टाइम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यस, तो हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या, जहां P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो, और जो Q है वो इक्वल टू 0 ना हो। ये सब चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जा सके ऐसी संख्या। ठीक है, और जहां P और Q है वो दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, और जो Q है वो 0 ना हो। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर, अच्छा एक चीज और, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? अनुपात से, यानी रेशो से। ठीक है, रेशनल में क्या आ रहा है? रेशो, रेशो वर्ड आ रहा है ना। तो इसकी उत्पत्ति, इस वर्ड की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है? अनुपात शब्द से हुई है, रेशो से हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? P/Q का मतलब, जैसे आपने पढ़ा होगा 4:3, इसका मतलब क्या है? 4/3। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये जो अनुपात है, इसी से उत्पत्ति हुई है इस परिमेय शब्द की, रेशनल वर्ड। ओके, चलिए ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं परिमेय संख्याओं की, जैसे 3/5 है, 9/12 है, 11/13। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये P/Q रूप में लिखी हुई हैं। P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, P तथा Q क्या है? पूर्णांक है, और जो Q है वो 0 नहीं। ओके, तो यार अभी तक जो मैंने बताया है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल, उनको पहचानना। अगर किसी में आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो मुझे बताओ, सबसे पहला उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पर 4। क्या 4 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो नो टाइप कर दो। क्या 4 एक परिमेय संख्या है? ओके, सब लोग बोल रहे हैं यस 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 यस, वेरी गुड। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4/1। और ये P/Q जैसी दिख रही है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें 4 तथा 1 दोनों क्या है? पूर्णांक हैं या इंटीजर है। और तीसरी चीज ये है कि जो Q है वो 0 नहीं है, वो क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगी? मेरी परिमेय संख्या होगी। ओके, वेरी गुड। चलो इसको बताओ, -7/8 को, -7/8, क्या -7/8 एक परिमेय संख्या है? तो 4 तो है परिमेय संख्या।
क्या -7/8 परिमेय संख्या है? बताइए। वाई 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 वाई, ओके ओके, वेरी गुड। यस, ये है। क्यों है? क्योंकि ये p/q जैसी भी दिख रही है। ठीक है। दूसरी चीज, -7 और 8 दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। और तीसरी चीज, जो नीचे 8 लिखा हुआ है यानी जो क्यू है वो 0 नहीं है, इसीलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। चलिए 1.5 बताओ, क्या 1.5 एक परिमेय संख्या है? क्या 1.5 एक परिमेय संख्या है? 1.5 एक परिमेय संख्या है? बताइए। हमेशा याद रखना कि जितने भी हमारे शांत दशमलव होते हैं, शांत अशांत आपने पढ़े होंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इंग्लिश में जिनको बोला जाता है। ठीक है। शांत मतलब जो रिपीट ना हो रहे हो या फिर जो रुक जाए। रिपीट ना बोल के मैं ये कहूं जो रुके हुए हों, जो शांत हो। जितने भी हमारे शांत दशमलव हैं टर्मिनेटिंग वाले, वो सब परिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है। तो और देखो, इसमें अगर मैं अब अंदर घुसूंगा ना शांत शांत में, तो एक चीज से दूसरी चीज निकल कर आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दशमलव शांत नहीं है या अशांत है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसमें एक चीज ये है कि अगर कोई शांत दशमलव है तो वो भी परिमेय संख्या होता है, और अगर कोई शांत दशमलव हो और बार बार रिपीट हो रहा हो, है ना, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, वो भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन अभी हम इतने अंदर नहीं घुसते, हम बस इतना याद रखते हैं कि ये जो 1.5 है, इसमें मैं दशमलव को हटा सकता हूँ और दशमलव को के बाद जितने अंक हैं नीचे उतनी 0 लगा देता हूँ। तो ये क्या बन गया? मेरा 15/10 बन गया। ऐसे हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया? आपने सीखा होगा किसी दशमलव को भिन्न में बदलना। मैं इस दशमलव को भिन्न में कैसे बदलूंगा? सबसे पहले दशमलव हटाया और नीचे 1 लिखा। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो नीचे एक 0 आ गई। तो ये क्या बन गया? 15/10। अब ये संख्या जो 15/10 है, ये p/q जैसी भी दिख रही है। इसमें 15 और 10 दोनों पूर्णांक हैं, है ना, और जो q है वो 0 नहीं है, इसीलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। तो दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्या है। ठीक है। अब है लास्ट √5। क्या √5 एक परिमेय संख्या है? बताइए, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? हाँ जी। क्या √5 एक परिमेय संख्या है? नहीं है। अभी अभी तो समझाया था मैंने। √5 को मैं √5/1 तो लिख सकता हूं, वो सही बात है ना, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो आप। लेकिन जो हमारी परिमेय संख्या वो क्या कहती है कि वो p/q जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, ये p/q जैसी दिख रही है जहां p और q पूर्णांक हो। तो आप ये बताओ, क्या √5 पूर्णांक है? क्या √5 पूर्णांक है? नहीं है। तो जब ये पूर्णांक है ही नहीं तो ये परिमेय संख्या कैसे हो जाएगी? इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। आया समझ में सभी को? अभी मैंने काफी अच्छे से समझाई थी ये वाली चीज। आया सबको समझ में? बताओ। ओके। तो यहां से जो 4 है वो एक परिमेय संख्या है, -7/8 भी एक परिमेय संख्या है, 1.5 भी एक परिमेय संख्या है, और लेकिन √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √5 को आप √5/1 तो लिख दोगे, लेकिन जो √5 है वो पूर्णांक नहीं होता, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं। ठीक है। और ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो 0 होता है, जो शून्य है, वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को मैं 0/1 लिख दूंगा। ये p/q जैसा भी दिख रहा है, और इसमें p और q यानी 0 और 1 दोनों पूर्णांक है, और जो q है वो 0 नहीं है, इसीलिए जो 0 है वो एक परिमेय संख्या है। तो पोल में क्वेश्चंस करने का टाइम आ चुका है। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। अगर यहां पर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। पोल में क्वेश्चंस करें फिर। ठीक है। ये आपके लिए पहला सवाल है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। याद रखना क्या बताना है।
कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए कौन सी संख्या जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। सभी लोग आंसर करें। ओके, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। वेरी गुड, 4 लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। सभी का आंसर सही है अभी तक। 5 लोगों का आंसर आना बाकी है। चार लोगों का आंसर आना बाकी है। आंसर सभी को करना है पोल में, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को पोल में आंसर करना है। आपके पास 10 सेकंड और हैं। अगर किसी को और टाइम चाहिए तो मुझे बता दो। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, पहला ऑप्शन है 3/5। तो 3/5 तो परिमेय संख्या है, साफ साफ दिख रहा है। ये P/Q जैसी दिख रही है ना। और जो P तथा Q है वो दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। और तीसरा पॉइंट है कि जो Q है वो 0 नहीं है। आप ध्यान से देखो, P/Q जैसी भी है ये। ठीक है, 3 और 5 यानी P और Q दोनों पूर्णांक हैं। और जो नीचे वाली संख्या जो Q है वो 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं 6 की। तो मैं 6 को 6/1 लिख दूं। यस, डी ऑप्शन सही है। 6 को मैंने 6/1 लिखा तो ये P/Q जैसा दिख रहा है। 6 और 1 दोनों पूर्णांक हैं। और जो नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। 3.4, 3.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर से दशमलव हटाया तो नीचे क्या आया, 1। अब दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0 बन गया, तो ये बन गया 34/10। अब ये जो 34/10 है ये P/Q जैसा भी दिख रहा है। 34 और 10 दोनों पूर्णांक भी हैं। और जो नीचे जो संख्या है वो 0 नहीं है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। अब बात आती है √3 की। तो √3 को मैं √3/1 लिख सकता हूँ। ये P/Q जैसी दिख रही है, लेकिन जो √3 है वो पूर्णांक नहीं है। जो √3 है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये जो √3 है ये परिमेय संख्या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, √3 परिमेय संख्या नहीं। ओके, सभी को समझ आ गया है। अगले सवाल पर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बताइए। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है। अब क्या बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए बताइए, पोल में आंसर करें, आसान है ये भी। इसमें बताना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। सभी को वर्गमूल याद होंगे। जिनको वर्गमूल याद है, जिनको पता है तो वो तो कर देंगे इसको, लेकिन जिनको वर्गमूल नहीं आते या याद नहीं है उनकी यहाँ पर गलती होगी इस क्वेश्चन में। यस, करिए। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है ये बताना है आप। हाँ जी, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, ध्यान से आप देखिए,
√2। तो मैं √2 को, पहले ये बताओ 2 का वर्गमूल आपको पता है क्या? नहीं, हमें नहीं पता। तो √2 को मैंने √2/1 लिख दिया। लेकिन जो ये √2 है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरीके से √3 को मैंने √3/1 लिख दिया, लेकिन जो √3 है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं √4 की। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 4 का वर्गमूल 2। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/1। ठीक है, तो ये क्या है? P/Q जैसी भी दिख रही है। 2 और 1 दोनों पूर्णांक हैं, और जो Q है वो 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, यानी √4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, √4। ठीक है, √4 एक परिमेय संख्या है। चलिए, तो ये तो बात हो गई। अब आप लोग बताइए, सभी को समझ आ गया है परिमेय संख्याओं को हम कैसे पहचानते हैं? बस 3 चीज आपको याद रखनी है। P/Q जैसी दिखे, P तथा Q दोनों पूर्णांक हो, और Q जो है वो 0 ना हो। कभी भी आधी जानकारी अपने पास मत रखना। जैसे काफी सारे लोगों को बस इतना पता होता है कि ऐसी संख्या जो P/Q जैसी दिखती है वो परिमेय संख्या होती है। नहीं, ये पूरी जानकारी नहीं है, ये आधी जानकारी है। पूरी जानकारी ये है कि P/Q जैसी तो दिखती है, P और Q क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, है ना? ये जो P और Q आप बोल रहे हो, P फॉर पैरट है, Q फॉर क्वीन है, ये है क्या? पैरट और क्वीन ही है या कुछ और ही है? तो ये P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक हैं, इंटीजर्स। और जो Q है, जो नीचे जो लिखा हुआ Q है, वो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो इसका मतलब, आप एक बात बताओ, अगर P/Q है और ये जो Q है वो 0 हो जाए, तो P/0 का मतलब क्या होता है? जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? अपरिभाषित। मतलब इस संख्या को हम डिफाइन नहीं कर सकते, बेकार है। समझ रहे हो? अगर किसी संख्या जैसे 4/0, ये अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है गणित में, तो इसीलिए जो Q है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी संख्या को 0 से भाग कर देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाती है, यानी गणित में उसकी कोई परिभाषा है नहीं। तो इसीलिए Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब बात आती है ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी परिमेय संख्याओं पर संक्रिया। तो आप लोगों ने भिन्नों पर संक्रियाएं सभी ने पढ़ी थी, सभी ने भिन्नों पर संक्रियाएं पढ़ी थी, बताइए। सबको आता है भिन्नों पर संक्रियाएं कैसे करते थे, यानी भिन्नों को कैसे जोड़ते थे, कैसे घटाते थे, कैसे गुणा करते थे, कैसे भाग करते थे, ये आप सबने सीखा था। तो अगर आपने भिन्नों पर संक्रियाएं ठीक से पढ़ी है तो आपको परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं भी करना आता होगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं भिन्न जैसी ही तो होती है कुछ कुछ। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो शुरुआत करते हैं एडिशन यानी योग से। तो एक सवाल है आपके लिए, 7/8 और 5/3 का योग कीजिए, करिए। 7/8 और 5/3 को आपको जोड़ना है। सभी लोग जोड़िए अपनी कॉपी में और बताइए क्या आंसर आएगा, क्योंकि आपने पहले से किया हुआ है। भिन्नों में आपने पढ़ा होगा, भिन्नों को भी तो ऐसे ही जोड़ते थे। 12/11, ओके। नहीं यार, 12/11 कैसे आ गया? अच्छा, 7 और 5 12, 8 और 3 11। अच्छा, ऐसे जोड़ेंगे क्या? ऐसे नहीं जोड़ते यार, सबका ही 12/11 आ रहा है। अभी भी मैं देखना चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट इसका सही आंसर कर सकता है क्या। 3 बच्चों ने आंसर दिया है 12/11, 15/8। अच्छा, 15/8, 15/8 भी नहीं आएगा। देखो, जब भी हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, सबसे पहला काम, जो मेरे नीचे लिखी हुई संख्याएं, मतलब जो मेरे हर हैं, जैसे 8 और 3 मेरे हर हैं यहाँ पर, इनका पहले एलसीएम लेते हैं। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले आप लोग ही बताओगे, 8 और 3 का एलसीएम कितना होता है?
8 और 3 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो मेरे हर हैं, जो नीचे लिखे हुए 8 और 3 हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 8 और 3 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? शुरुआत करते हैं हम 2 से भाग देना। तो हम चेक करेंगे क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है। 2 से मैं 8 को भाग कर सकता हूँ, ठीक है। तो 2 मैंने यहाँ लिखा, 2 चौक 8। 3 को मैं 2 से भाग नहीं कर सकता, इसलिए 3 ऐसे का ऐसे। दोबारा चेक करो क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है। यस, 2 से 4 भाग हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। 3 को मैं भाग नहीं कर सकता, तो 3 ऐसे का ऐसे। फिर 2 से चेक करो क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, तो 2 एकम 2, और 3 2 से भाग नहीं हो सकता, तो 3 ऐसे का ऐसे। उसके बाद फिर 2 से चेक करो क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं। अब 2 से कुछ भाग नहीं हो रहा, अब 3 पे आ जाओ, क्या 3 से कुछ भाग हो रहा है, हाँ। 3 से 3 भाग हो जाएगा, तो एक तो भाग होगा नहीं, ऐसे का ऐसे ही 3 एकम 3। जैसे ही आपका लास्ट में सब एक 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 आ जाए, आपको रुक जाना है। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, एलसीएम। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, एलसीएम। जैसे ही लास्ट में एक 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 हो जाए, आपको रुक जाना है। तो एलसीएम मेरा क्या आएगा, इनकी गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम मेरा क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो एलसीएम निकालना सबको समझ आया, कैसे निकालते हैं एलसीएम, बताओ। एलसीएम 8 और 3 का क्या आया है, 24। ये सबको समझ आया? किसी को इसमें डाउट एलसीएम में? कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे। कुछ भाग हो रहा है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, 3 पे आ जाओ, ठीक है। और कब तक करते जाना है, 3 से भी नहीं हो रहा तो 4 पे आ जाओ, 4 से भी नहीं हो रहा तो 5 पे आ जाओ, और कब तक करते जाना है, जब तक सब एक एक ना आ जाए नीचे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एलसीएम, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है अपना एलसीएम, आया मेरा 24, ठीक है। ओके, अगले पेज पे कर लेते हैं। तो जब मैंने 7/8 और 5/3 को जोड़ा, तो सबसे पहला काम मैंने 8 और 3 का एलसीएम निकाला, और 8 और 3 का एलसीएम क्या आया, 24, ठीक है। 8 का और 3 का एलसीएम क्या आया, 24। इसके बाद आप क्या करो, ऊपर 7 लिखा है तो 7 लिख दो, इसके आगे लगा दो गुणा का निशान, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, ठीक है। यहां पर 5 लिखा है तो 5 लिख दो, उसके आगे लगा दो गुणा का निशान। अब ये जो गुणा के साथ भी तो कुछ आना चाहिए, है ना। आपने लिख दिया 7 गुणा, किस में गुणा करूं, 7। ऐसे ही 5 गुणा, 5 में किसकी गुणा करूं, यहां पर क्या आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको एलसीएम को हर से भाग देना है। एलसीएम को हर से भाग देना है। एलसीएम क्या है मेरा, 24, हर क्या है 8। 24 को 8 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 24 को 8 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 3। वो 3 यहां लिख दो। इसी तरीके से 3 से 24 को भाग दोगे तो क्या आएगा, 8। उस 8 को यहां लिख दो। समझ आया, 8 से 24 को भाग दिया तो 3 आया, वो मैंने यहां लिख दिया। 3 से 24 को भाग दिया तो 8 आया, वो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब 7 किया कितने हो गए, 21 प्लस 8 पंजे कितने हो गए, 40/24, और 21 और 40 कितने हुए, 61/24। यही मेरा आंसर आया। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर, 61/24। आया सबको समझ में, कैसे करना है, कैसे हम जोड़ते हैं परिमेय संख्याओं को, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आप होमवर्क लिख लो। आपको कुछ परिमेय संख्याएं दे रहा हूं मैं, जोड़ने के लिए आपको उनको जोड़ना है। 5/8 प्लस 4/3, उसके बाद 5/8 माइनस भी कर लेना इसको, -4/3। थर्ड क्वेश्चन 1/15 प्लस 1/3, और फोर्थ क्वेश्चन 1/15 -1/3, और फिफ्थ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख लो, 2/8, 8 वाले तो कुछ ज्यादा ही हो गए, 2/9 प्लस 1/18, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनको आपको करना है, ठीक है। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनको डाउट है वो लोग रुक सकते हैं, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।